हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग जानेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। ये दोनों राइट्स हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने प्रीएम्बल और ह्यूमन राइट्स के बारे में जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन सारी चीज़ों को देखा था। साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जितने भी मैंने फंडामेंटल राइट्स पे और जितने भी आपको प्रीएम्बल वगैरह पे वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियो मैंने इस तरीके से बनाए हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहे। 12th लेवल के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बट अगर हमें कॉम्पिटिटिव्स पे क्रैक करना है, अगर हमें कॉम्पिटिटिव को क्रैक करना है तो हमें थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में जाना पड़ेगा, थोड़े से दिमाग खोलना पड़ेगा हमें। तो मैंने यही कोशिश की है, मैंने एक आपको नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन राइट से रिलेटेड। तो हम एक होलिस्टिक व्यू लेके कर रहे हैं। ये वाला वीडियो जो हमारा होने वाला है, ये फंडामेंटल राइट्स पे लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। सो ये जो वीडियो है ये फंडामेंटल राइट्स का लास्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से और फिर हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Cultural and educational rights. Protection of interest of minorities. Article 29 provides minority section of citizens who have distinct language, script और कल्चरल द राइट टू कंजर्व द सेम। जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 29 है वो ये बता रहा है कि एक वो सिटीजन जिनकी अलग लैंग्वेज है, जिनके अलग स्क्रिप्ट्स हैं, जिनका अलग कल्चर है, कि वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे, जो उनकी बुक्स है, जो उनके स्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखे, वो जो अपनी लैंग्वेज है वो उनको प्रिजर्व करके रखे। उनके उस पर कोई सरकार छेड़खानी नहीं करेगी। इवन सरकार उन्हें हेल्प करेगी कि वो अपना जो है उनका ये जो कल्चर हेरिटेज है, जो उनकी ये कल्चरल चीज़ें हैं, वो अच्छे से प्रोटेक्ट होके रखे। क्योंकि इसी में इंडिया किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे ऐसे डाइवर्सिटी, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात होती है कि यहाँ पे हम देखते कि अलग अलग कल्चर से लोग हैं लेकिन वो साथ में रह रहे हैं। तो हम हमारे कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड जो हमें देखता है, जो दुनिया देखता है, वो हमें हमारे कल्चर के बेसिस पे भी देखता है कि इंडिया में इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद ये लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने अच्छे से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो सरकार कोशिश करती है कि ये जो सेक्शंस हैं, ये जो सिटीजन्स हैं, ये अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखें। सरकार इन्हें आगे एक तरीके से हाथ बढ़ाती है बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें ये प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करके रख सकें। It also prohibits educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund from denying admission to any citizens on the ground of religion, race, caste और लैंग्वेज। साथ ही साथ जो भी सरकारी स्कूल्स होते हैं या फिर वो स्कूल जिनको सरकार कुछ रुपए दे रही है, जिनको सरकार कुछ एड दे रही है, उन स्कूल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी बच्चे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जब वो एडमिशन लेने जाए तो उसे एडमिशन देने के लिए इस बेसिस पे मना नहीं करे कि उसका रिलीजन ये है, उसकी रेस ये है, उसकी कास्ट ये है या उसकी लैंग्वेज ये है, उसकी लैंग्वेज हमें पसंद नहीं है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे आप एडमिशन को मना नहीं कर सकते हो, आप रिलीजन के बेसिस पे मना नहीं कर सकते हो, आप रेस के बेसिस पे मना नहीं कर सकते हो, आप कास्ट के बेसिस पे मना नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात है। अब आप बोलोगे कि सर एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होता है, जो चालाक बच्चा होता है उसको एडमिशन ले लेते हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स की बात है। इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी खैर आजकल देखें तो यही सिनेरियो हो गया है कि जो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, लेकिन तो भी सरकार बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और भी ओपन अप कर रही है जहाँ ऐसा कोई चीज़ें ना हो, जहाँ हर बच्चा पढ़ सके। वो बात अलग है कि वहाँ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसमें वो पीछे है, लेकिन वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिबेट है। हमें उस डिबेट में नहीं जाना है। हमें अभी आर्टिकल नंबर 29 को बहुत अच्छे से समझना है कि आर्टिकल 29 हमें क्या कह रहा है। सो इसने क्या बताया कि कोई भी ऐसा स्कूल जिसको स्टेट चला रहा है या जिसको स्टेट फंड दे रहा है, वहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। क्लियर है? ठीक है।
नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद में माइनॉरिटीज के राइट होते हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद बना सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Article 30 provides all minorities, whether based on religion or language, or the right to establish and administer educational institution of their choice. It also prohibits state from discriminating educational institution while granting them aid on the grounds of religion or language. साथ ही साथ आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 30 बता रहा है कि जो माइनॉरिटीज होती है, अब माइनॉरिटीज हम किसे बोलते हैं? माइनॉरिटीज की देखो यहाँ पे डेफिनेशन है और ये बन गया आपकी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मुझे सडनली अभी क्लिक किया है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब अभी अचानक से मुझे क्लिक किया है। यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी की डेफिनेशन है। इंडिया में माइनॉरिटी किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? इंडिया में माइनॉरिटी या तो रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, कोई रिलीजियस ग्रुप जिसकी संख्या बहुत कम है तो उसको हम माइनॉरिटी में डालते हैं, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे। अगर किसी की लैंग्वेज मतलब किसी की लैंग्वेज उस लैंग्वेज वाले लोग बहुत कम हैं तो उन्हें हम माइनॉरिटी की कैटेगरी में डालते हैं। तो इंडिया में माइनॉरिटी कैसे डिफाइन होते हैं इसको आप डायरी में बना के लिख लो, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब था ये एनसीईआरटी में से ही, लेकिन यही चीज हम लोग नहीं समझते हैं कि एनसीईआरटी में से यहां से रीड इन बिटवीन द लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया में जो माइनॉरिटी होते हैं वो या तो रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन होंगे या लैंग्वेज के बेसिस पे डिफाइन होते हैं। इंडिया में माइनॉरिटी कैसे डिफाइन होते हैं? ईदर ऑन द लैंग्वेज और ऑन रिलीजन, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे हो, उनका राइट है, उनका अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। मदरसाज इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्टेट, साथ ही साथ ये स्टेट को रोकता है। किस चीज में रोकता है? कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। जब स्टेट रुपए दे तो जब स्टेट ये देख के रुपए नहीं दे कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन से रिलीजन का है या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन से लैंग्वेज का है, सरकार रुपए दे तो वो इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे कि हम इस रिलीजन वाले को तो रुपए नहीं देंगे, हम सिर्फ इन्हीं को देंगे, तो या इस लैंग्वेज वाले को हम रुपए नहीं देंगे, हम सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रुपये देंगे। इस बेसिस पे भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बारी आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। आई होप ये वाले दोनों आर्टिकल्स तो आपको क्लियर हैं। आर्टिकल नंबर 29 जो है और आर्टिकल नंबर 30 जो है, ये जो कल्चरल एजुकेशनल राइट से रिलेटेड ये दोनों जो आर्टिकल हैं, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो आर्टिकल नंबर 32 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा फिर से अपने दिमाग पे जोर डालो, फिर से अपनी बुद्धि पे जोर डालो। और कहाँ जाना है अब हमें? अब आपको जाना है यूनिट 1 पे, यूनिट 1 ऑफ क्लास 12th लीगल स्टडीज। यूनिट 1 क्या बताता है? यूनिट 1 है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में मैंने आपको हबीस कॉर्पस मैंडेमस इसके बारे में मैंने वीडियोस बताया है, कौन कौन सी रिट इशू करता है, वो आर्टिकल 32 का ही तो था। तो ये आर्टिकल 32 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? ये आर्टिकल 32 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया था और यूनिट 4 में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया गया है। तो अभी भी हम इसे ब्रीफ में ही कवर अप करेंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी वीडियो बना है। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में अगर आप यूनिट 1 में मतलब स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखेंगे, स्टार्टिंग के 6-7 वीडियोस देखेंगे, तो उन 6-7 वीडियोस में आपको ये रिट्स वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ रिट्स के नाम से होगा तो आप उसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। So Article 32 guarantees the aggrieved ones whose fundamental rights have been violated or denied to petition directly to the Supreme Court for enforcement of fundamental right। अब हम सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि हम फंडामेंटल राइट्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है इसमें जो कि हमें दूसरी चीज़ को जो कि हम इनको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं कि किसी भी पर्सन की अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुई, किसी भी इंसान की अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। बाकी अगर कोई भी क्राइम वगैरह होता है तो कैसे स्टार्ट होता है कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो एक हायरार्की हमको फॉलो करनी पड़ती है, पहले नीचे वाला कोर्ट, फिर उससे वाला ऊपर वाला कोर्ट,
फिर उसके ऊपर वाला कोर्ट, ऐसे हमको एक हायरार्की फॉलो करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि अगर सिर्फ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं अगर वो सिर्फ राइट दे देते और उस राइट का अगर वायलेशन होता, उस राइट पे अगर वो राइट पे अगर सरकार बार बार एनक्रोच करती और हम कुछ नहीं कर पाते, तो ये राइट्स क्या काम के? ये राइट्स इसीलिए काम के हैं कि अगर सरकार ने इन पे हाथ भी लगाया तो सिटीजन फट से कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए सरकार भी फंडामेंटल राइट्स पे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हमने इन पे टच भी किया तो जो सिटीजन है या तो वो हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट सीधे अपना केस फाइल कर देंगे। समझ में आ गया? इसलिए फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंट कहा जाता है। सो आर्टिकल 32 यही बता रहा है कि जिस भी इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। Unlike the case of other matter when one has to exhaust remedies of lower court in matter of fundamental rights, violation can approach Supreme Court directly। वही बात है कि अगर कोई दूसरा कोई मैटर होता है तो हमें पहले लोअर कोर्ट पे जाओ, फिर हाई कोर्ट पे जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, कितने साल लग जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सीधा चले जा सकते हैं। Similarly, Article 226 authorizes the High Court to take up the matters of fundamental rights violation directly for their enforcement। Similarly, कोई भी इंसान हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो इंसान हाई कोर्ट में भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो कोई भी इंसान है, फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, ठीक, तो वो इसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया है। क्या हो गया? इसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, इसकी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुई है। तो ये इंसान या तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, या ये इंसान आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकता है? ये हाई कोर्ट जा सकता है। ये इस इंसान की इच्छा कि इसे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना है या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाना है, इसको लोअर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को बाय हार्ट कर लेना, ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप इनको बाय हार्ट कर लीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की भी बात हम लोग कहाँ पे कर चुके हैं? हम लोग बात कर चुके हैं जुडिशरी में। अगर आपने यूनिट 1 बहुत ध्यान से पढ़ा है और स्पेशली मेरे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत डिटेल में बताया था, और वीडियोस नहीं भी देखे, बुक में ही पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आया होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो नोन एज सोशल एक्शन लिटिगेशन। Article 32 allows for practice of public interest litigation, which is the process by which letters written to the Supreme Court or High Court by public spirited person or organization alleging fundamental rights violations are converted into petitions। होता ये है कि देखो, कोर्ट में हर इंसान नहीं जा पाता, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, उसको पता है कि बहुत रुपए लगेंगे, उसके वो इतना लिटरेट नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या बात करनी, वकील से क्या बात करनी, वकील को कितने रुपए देने, उसे नहीं पता, और उसकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती जा रही है। मान लो उसे बंधवा मजदूरी के उसमें वो चला, उसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया। अब वो लेकिन चाह के भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मान लो कि दिन में जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है और उसे बंधवा मजदूरी के तहत उसे खेत में बहुत काम करवाया जा रहा है, वो क्या ही करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास फंडामेंटल राइट्स होगी तो भी उसको वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। उसको पता है मेरी राइट वॉयलेट हो रही है तो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? लोगों के बिहाफ पे, यहाँ पे क्या है? पब्लिक, यहाँ पे लोगों के बिहाफ पे कोई भी इंसान केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये हुआ था कि जेल में प्रिजनर्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक इंसान ने देखा और उसने उन सारे कैदियों के बिहाफ पे केस फाइल कर दिया कि इनको वहाँ जेल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब वो कैदी खुद तो केस फाइल नहीं कर पाते, अब वो इंसान ने जब केस फाइल किया तो वहाँ से पूरा सिलसिला शुरू हुआ। इसका मैं आपको पूरा जुडिशरी में समझा चुका हूँ ये पूरी स्टोरी। वैसे ही आप इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को
बंधवा मजदूरी, वो सब खेत में काम कर रहे हैं, या हम उन्हें कहें कि प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स वर्कर के उसमें उनको बिजनेस में इंडल्ज कर दिया गया है, वो कहाँ ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो एक तो घबराएंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे कोई एक केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये इतने लोग हैं, इनकी ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, ये आपके पास में नहीं आ सकते क्योंकि इनके पास रुपए नहीं है, इनको सोसाइटी का डर है, इनको फलाना ढुमका जो भी बात है वो आपके पास में केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन इनके बिहाफ पे मैं केस फाइल कर रहा हूं कि इतने लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। उसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमेशा आपको जस्टिस भगवती का नाम याद रखना है, ठीक है। जस्टिस भगवती को आप लोग गूगल करेंगे, ऑल्दो मैं बता चुका हूं, लेकिन ये आपका होमवर्क है, जस्टिस पीएन भगवती, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपको दिख जाएगा। इतनी मेहनत खुद करो, मैंने आपको बता दिया, ठीक। Now the author of the letter alleges violation of fundamental rights to the weaker section of Indian society who are unable to approach the court। अब यहाँ पे वही है कि जो भी पिटीशन फाइल करेगा वो इसी तरीके से करेगा कि कुछ सेक्शन के लोग हैं जो कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनके बिहाफ पे मैं ये केस फाइल कर रहा हूँ। They include people in custody, victim of police violence, forced bonded labor, migrant, contracted laborers, child worker, rickshaw pullers, hawkers, pensioners, pavement dealers and some dealers, ठीक है, slum dealers। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कुछ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपने माइग्रेशन का क्राइसिस देखा होगा कि कैसे लोग अपने घर को जाने के लिए उनके रास्ते में मृत्यु हो गई थी। आप सबने एक वो माइग्रेशन क्राइसिस देखा होगा, तो वो इंसान सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा क्या? आप सोचो, जो घर पैदल चल के जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे जाएगा? तो उसके बिहाफ पे क्या है, उसके बिहाफ पे ऐसे केसेस फाइल हो जाते हैं। Court can also act upon newspaper report alleging fundamental rights violation of victim। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस लेता है। सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस मतलब क्या है? सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस मतलब कोर्ट खुद से, फॉर एग्जांपल कि माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस है, बहुत सारे लोग पैदल चल के अपने घर जा रहे हैं, मुंबई से लेके यूपी तक जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं। अब रास्ते में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, उनको ना पीने को पानी मिल पा रहा है, ना उनको सरकार ने कोई व्यवस्था करी है कि वो अपने घर को पहुंच पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर में ये चीज़ देखी, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर किसी ने केस फाइल नहीं भी किया है तो भी सुप्रीम कोर्ट खुद से उस केस की सुनवाई करके और एक जजमेंट दे सकती, सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर दे सकती सरकार को कि तुम ऐसा करो, भले केस फाइल नहीं किया हो। तो इसको हम बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस। यहाँ पे किसी ने केस फाइल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद मीडिया में ये बात देखी, खुद न्यूज़पेपर में ये बात देखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस लिया कि यहाँ पे सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो हमें मजबूरन उतरना पड़ रहा है मैदान में कि जिस काम के लिए सरकार को हमने इलेक्ट किया है, जिस काम के लिए हमने सरकार को बैठाया है, वो काम नहीं कर रही, तो हम भैया खुद उतर जाते हैं, हम खुद मैदान में उतर जाते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। समझ में आ गया? सो ये है पूरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। और अगर किसी को सच में यहाँ पे भी समझ में नहीं आया है तो वो क्या कर सकता है, प्लीज़ आप यूनिट 1 में जुडिशरी में जाके उसे चेक कीजिए, एक बार आप उसे रिवाइज कीजिए, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो आप एक बार उसका रिवीजन कीजिए। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कल्चरल एजुकेशनल राइट समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की भी बात समझ में आ गई होगी। या मैं कहूँ तो अब तक हम जितने भी वीडियो से फंडामेंटल राइट्स पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे आपको फंडामेंटल राइट्स के वीडियो, सारे आपको राइट्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रस्ट में, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम देके पढ़िए, 12th लेवल के हिसाब से तो पढ़िए, लेकिन आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप यूपीएससी दे दो, चाहे आप क्लैट दे दो, चाहे आप कोई भी लॉ एंट्रेंस दे दो, चाहे ड्यू एलएलबी दे दो, फंडामेंटल राइट्स आना ही है और 12th लेवल पे तो आना ही है, फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा इस पे से। क्लियर है? ठीक है, पूरी चीज़ हमें यहाँ पे हो गई है क्लियर। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है,
ठीक है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे देखिएगा क्लास केजी से क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल करके कुछ सीरीज स्टार्ट की गई है जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। तो आप एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज पे विजिट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बन गए होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है वैसा ही आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे, किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से आपको वीडियो का फॉर्मेट होगा, दैट इज चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को बताइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।